Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part second of the topic Gupta and post Gupta period. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने ताम्रलिप्ति पोर्ट के बारे में, देन भरूच के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जो है हम लोगों ने गिल्ड के बारे में डिस्कशन किया था। और वहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट 14 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के सेशन में रिमेनिंग जिस्ट को पढ़ने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली ही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग एक पेन और कॉपी ज़रूर लेकर के बैठिएगा, सो दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आप नोटेड डाउन करते हुए चलें। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ तक पिछले सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब हम देखते कि कहाँ कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। गुजरात, Bengal, Deccan and Tamil Nadu were famous for the production of the garments in the Gupta period. अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि गुप्ता पीरियड में गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिलनाडु ये सभी के सभी फेमस थे किसके प्रोडक्शन के लिए। तो ये गुजरात हुआ, बंगाल हुआ, डेक्कन हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये सभी के सभी फेमस थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स इन द गुप्ता पीरियड। ठीक है, द गारमेंट इंडस्ट्री वॉज अ प्रिंसिपल इंडस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड। आप देख सकते हैं ये जो गारमेंट का जो प्रोडक्शन हो रहा था गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिलनाडु, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो गारमेंट इंडस्ट्री थी ये प्रिंसिपल मेन इंडस्ट्री थी गुप्त पीरियड में। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द मेन सेंटर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त पीरियड में, गुप्तकालीन भारत में या फिर गुप्त पीरियड में जो है इंटरनेशनल ट्रेड के जो है मेन सेंटर्स कौन कौन से थे। ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, देन अरिकामेरु, देन कावेरीपट्टनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा एंड बर्बेरिकम, ये सभी के सभी जो है बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मेन सेंटर्स थे। एक बार आप लोग इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में यहाँ से बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही था कि कौन कौन सी वो जगह थी जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स हो रहा था, जो फेमस थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स इन द गुप्ता पीरियड। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मेन सेंटर्स कौन कौन से थे, 4 नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेमस नहीं था, मेन सेंटर नहीं था गुप्ता पीरियड में, या फिर ABC करके दे देगा और D दे देगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो है कौन से सेंटर थे, कौन से जो है मेन सेंटर्स थे इंटरनेशनल ट्रेड के। तो आपको जब नाम पता होगा कि कौन कौन सा था, तभी आप सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकामेरु, कावेरीपट्टनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। देखिए यहाँ पे तो मैप के माध्यम से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही ये हमारा आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जब थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे वहाँ पर जो है हम मैप एंड इमेजेस के माध्यम से यहाँ पे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम PYQs को सॉल्व कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना। धनवंतरी वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। देखिए हम लोगों ने नवरत्ना के नाम भी पढ़े थे कि कौन कौन नवरत्न थे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या धनवंतरी जो है वन ऑफ द नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। आपको पता होना चाहिए धनवंतरी वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से पूछेगा कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में जो एक थे। तो धनवंतरी किससे जुड़े हुए थे, आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा धनवंतरी जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, और मैक्सिमम बच्चों को इनके बारे में पता भी होगा। आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, इतना नॉलेज आप सभी बच्चों को होगा कि धनवंतरी जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। और अगर नहीं भी पता था, आज की क्लास के बाद जो है जिन बच्चों ने इस सेशन को अटेंड किया है उन सभी लोगों को अब याद हो गया होगा कि धनवंतरी जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में जो है एक थे। भास्कर फर्स्ट वॉज गुप्ता कंटेम्प्ररी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भास्कर
फर्स्ट जो है किसके कंटेम्प्ररी थे, तो गुप्ता कंटेम्प्ररी थे भास्कर फर्स्ट। ही रोट महाभास्कर्य एंड लघु भास्कर्य। ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए बुक्स एंड लिटरेचर वाली बात आ गई, बहुत बार मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभास्कर्य जो है आप कह सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर लघु भास्कर्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो भास्कर का नाम ही इसमें लिखा हुआ है, लघु भास्कर्य और महाभास्कर्य में, कि ये जो है भास्कर प्रथम के द्वारा लिखा गया था। भास्कराचार्य वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या भास्कराचार्य क्या थे, ये ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे। देख सकते हैं भास्कर प्रथम फर्स्ट के द्वारा महाभास्कर्य एंड लघु भास्कर्य लिखा हुआ है। उसके बाद भास्कराचार्य के बारे में पूछ रहा है कि भास्कराचार्य क्या थे, ये एस्ट्रोनॉमर थे, उसके साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। उसके साथ सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती किसके द्वारा, आप कह सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिद्धांत शिरोमणि जो एंड लीलावती जो है भास्कराचार्य के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। होप सो क्लियर हो गया है। सीधा सीधा यहाँ से लिटरेचर और उनके कंपोजर के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद नवरत्नों में कौन था, उसके बाद लघु भास्कर्य महाभास्कर्य किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। ही बिलोंग टू 12th सेंचुरी। डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स इज नोटेबल इन द गुप्ता पीरियड। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलपमेंट इन फिजिक्स, डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज नोटेबल इन द गुप्ता पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स इज नोटेबल इन द गुप्ता पीरियड। देखिए साइन, कोसाइन, इनवर्स साइन वर नोन इन द 5th सेंचुरी। देखिए यहाँ साइन थीटा कोसाइन थीटा की बात कर रहा है, कॉस थीटा की बात कर रहा है। साइन थीटा कोसाइन थीटा इनवर्स साइन व नोन इन द 5th सेंचुरी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किसके बारे में 5th सेंचुरी में कह सकते हैं कौन सी, आपके साइन कोसाइन इनवर्स साइन डी ऑल ऑफ द अबव, और ये कह सकते हैं नन ऑफ द अबव वर नोन इन द 5th सेंचुरी। तो आपको पता होना चाहिए साइन कोसाइन इनवर्स साइन इन सभी के बारे में जो है 5th सेंचुरी में जानकारी थी। दीज आर मेंशन्ड इन सूर्य सिद्धांत। ये जो हम बात कर रहे हैं साइन कोसाइन और इनवर्स साइन, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग क्या बता सकते हैं बच्चों। इनके बारे में जो है सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टिया में मेंशन किया गया है। साइन कोसाइन इनवर्स साइन के बारे में सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टिया में मेंशन किया गया। ब्रह्मगुप्त डिस्क्राइब साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं साइन कोसाइन इनवर्स साइन देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इस चीज़ से आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैथ्स का जो है विकास हुआ था इस समय में। देख सकते हैं ब्रह्मगुप्त ने जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिस्क्राइब किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसके द्वारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, तो ब्रह्मगुप्त के बारे में बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद देखिए वी फाइंड 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड करेंसीज ड्यूरिंग द रीन ऑफ समुद्रगुप्त। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के समय में जो है कितनी प्रकार की गोल्ड करेंसीज प्राप्त हुई थी, तो 8 प्रकार की गोल्ड करेंसीज समुद्रगुप्त के समय में प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन से थे, गरुड़, देन आर्कर, देन परशु, देन अश्वमेध, देन वग्र प्राक्रमा, देन वीणा टाइप। ठीक है, गरुड़, आर्कर, परशु, देन अश्वमेध, देन वग्र प्राक्रमा, देन वीणा टाइप। ये सभी के सभी जो है गोल्ड कॉइन्स थे, वेरियस टाइप के गोल्ड कॉइन्स थे जो समुद्रगुप्त के समय में प्राप्त हुए थे। समुद्रगुप्त के समय से मिलते हैं, उनके रीन से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ट्रेवलर फाहिन, ये फाहिन का भी नाम याद रखिएगा। पीपल यूज्ड क्लाम शेल इन रूटीन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ आगे की तरफ मूव करेंगे, आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सभी पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वाइंस ऑफ द गुप्ता रूलर्स वर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। देख सकते हैं आपकी गुप्ता पीरियड के जो क्वाइंस हैं ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। जो मोस्ट फेमस प्लेस थी वेयर क्वाइंस वर फाउंड इज भरतपुर, बयाना। भरतपुर बयाना से जो है आप कह सकते हैं जहाँ से कॉइन्स, ये सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस थी जहाँ से कॉइन्स प्राप्त हुए थे। कॉइन्स इशूड बाय देम वेयर नोन एज रूपक एंड गोल्ड करेंसीज वर कॉल्ड दिनार। तो देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग पीरियड में पूछ लेता है किसके समय में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, गोल्ड करेंसीज को क्या कहा जाता था, या फिर कॉपर करेंसी, या फिर आप कह सकते हैं सिल्वर कॉइन्स को जो है क्या कहा जाता था। तो देख सकते हैं बच्चों जो कॉइन्स इशू किए गए थे गुप्त पीरियड में उन्हें क्या कहा जा रहा था, रूपक कहा जा रहा था। जो जो गोल्ड करेंसीज थे उन्हें दिनार कहा जा रहा था। ध्यान रखिएगा, गोल्ड करेंसीज को दिनार कहा जा रहा था और जो कॉइन्स इशू किए जा रहे थे उन्हें क्या कहा जा रहा था, रूपक कहा जा रहा था। तो यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं कि गुप्ता पीरियड में गुप्ता रूलर्स के क्वाइंस जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। पूछ लेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी बंगाल और डी लिख देगा जम्मू कश्मीर। कहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे, अगर नहीं में रहेगा तो वहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन होगा डी जम्मू कश्मीर। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्त रूलर्स के क्वाइंस जो है हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी बंगाल, डी मध्य प्रदेश, ई ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, तो आप लोग सही आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन सभी जगहों से जो है गुप्त पीरियड के जो गुप्त रूलर्स के सिक्के प्राप्त होते हैं। जो मोस्ट फेमस प्लेस है जहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन सी जगह है, भरतपुर, बयाना। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए जो कॉइन्स इशू किए गए थे गुप्त रूलर्स के द्वारा उन्हें रूपक कहा जाता है। उसके साथ जो गोल्ड करेंसीज इशू की गई उन गोल्ड करेंसीज को बच्चों हम दिनार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे पूछा जाता है कि गुप्ता पीरियड में गोल्ड करेंसीज को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, रूपक कहा जाता था, या सी जो है कुछ और ऑप्शन दे देगा डी नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड करेंसीज वर नोन एज दिनार ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड और गुप्त रूलर्स। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एविडेंस। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये रूपक और दिनार वाला पॉइंट भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट एविडेंस जो सती प्रैक्टिस की भारत में मिलती है वो कहाँ मेंशन है, एरन इंस्क्रिप्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एरन इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा का जो है पहला एविडेंस जो है मेंशन किया गया है। This inscription belongs to 510 AD in which practice of sati pratha has been mentioned for a lady who was a wife of a war commander named गोपराज। अभी गोपराज का नाम और ये 510 AD जो लिखा हुआ है 3-4 ये एरन प्रथा, फर्स्ट एविडेंस सती प्रैक्टिस 510 AD, देन गोपराज। ये सभी के सभी जो है नाम चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने बन रहा है कि जो फर्स्ट एविडेंस सती प्रैक्टिस की, इन सती प्रथा की भारत में आपको देखने को मिलती है वो किस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है, तो वो एरन इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एविडेंस जो आप कैसे फर्स्ट एविडेंस किस प्रथा की भारत में एरन इंस्क्रिप्शन से मिलती है, वो हमें सती प्रथा की मिलती है। तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो एरन इंस्क्रिप्शन से सती प्रथा के बारे में हमें फर्स्ट एविडेंस मिला है ये किस पीरियड का है, तो 510 AD का है। चौथा क्वेश्चन ये बन रहा है कि फर्स्ट एविडेंस सती प्रथा का जो एरन इंस्क्रिप्शन से 510 AD में प्राप्त हुआ है वहाँ पे किसकी वाइफ के बारे में मेंशन किया गया है। तो देखिए बच्चों वाइफ ऑफ वार कमांडर नेम्ड गोपराज की पत्नी के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इन सभी पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये गोपराज जो नाम लिखा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। During Gupta period, towns declined gradually. All the towns which
prosperous in the valley, most of them had declined in that age. So देख सकते हैं गुप्त पीरियड में जो टाउन्स थे वो धीरे धीरे जो उनका डिक्लिनेशन होने लगा. जितनी भी टाउन्स थी जो प्रॉस्पेरस थी वैली में, वो सभी के सभी जो है गुप्त पीरियड में उनका आप कह सकते हैं पतन होने लगा था. मेजर सिटी जिसे आप पाटलिपुत्र कहते हैं, पाटलिपुत्र जो है विलेज बन गया व्हेन हेन सांग केम टू इंडिया. जब हेन सांग भारत में आता है उस समय देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र जो कि एक मुख्य शहर के नाम में मुख्य शहर था, वो जो है गांव में तब्दील हो जाता है. मथुरा, देन सोनपुर, देन सोहगाम, ऑल मेजर सिटीज प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अ डिक्लाइन इन दिस एज. तो देख सकते हैं किस प्रकार से टाउन्स का सिटीज का जो है डिक्लिनेशन होता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. अगला पॉइंट हम देखते हैं. गुप्ता पीरियड in ancient India is considered as the golden age due to the excellent development in the field of art and culture. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए. सीधा सीधा पूछता है वो कौन सा पीरियड है जो कि गोल्डन एज कहलाता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर. देन इट इज़ गुप्ता पीरियड. एंशिएंट इंडिया में गुप्ता पीरियड है. ये एंशिएंट इंडिया भी मेंशन कर लीजिएगा. एंशिएंट इंडिया में गुप्ता पीरियड है जो कि गोल्डन एज कहलाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्ट आर्ट एंड कल्चर. अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं. द रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस टू द ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त पीरियड में गुप्त काल में जो है जो गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने मैक्सिमम कह सकते हैं डोनेट किया है किसको, टेम्पल्स को एंड ब्राह्मण्स को. मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस डोनेट किए हैं टेम्पल्स को एंड ब्राह्मण्स को. इस चीज़ को याद रखिएगा. द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इन लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस डोनेट किए थे टेम्पल्स एंड टाउन्स को. ऑल्सो द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द लैंड ऑफ विलेज यूज टू बी गिवन टू द ओनर ऑफ द लैंड. उसके साथ साथ देखिए जो भी जस्ट वेट जो भी उस लैंड थी उस लैंड से जो इनकम जनरेट हो रही थी उस लैंड के ओनर को ही दिया जा रहा था. पर्सन हु यूज्ड टू कल्टीवेट ऑन द ऑफिशियल लैंड ऑफ द रूलर हैड टू पे अ पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट. ये देखिएगा एज टैक्स इन द गुप्ता पीरियड विच वाज द 6th पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन. तो देखिए ऑफिशियल लैंड पे जो कोई भी कल्टीवेट कर रहा था उसको अपने क्रॉप प्रोडक्ट का कह सकते हैं प्रोडक्शन का जो है 1/6 पार्ट गुप्ता पीरियड में आप कह सकते हैं स्टेट को या फिर जो है रूलर को एज अ टैक्स देना पड़ रहा था. तो ये 1/6 से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है. अभी हम देखेंगे जैसे PYQs आएंगे आपके सामने सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. Person who used to cultivate on the official land of ruler had to pay part of the crop product as tax in the Gupta period, which was the 6th portion of the production. ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे. उसके बाद अब हम बात करते हैं उदरंग एंड भाग की. लैंड रेवेन्यू इज नोन एज उदरंग एंड भाग इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस. तो गुप्त इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो लैंड रेवेन्यू थे उन्हें हम उदरंग कह रहे थे और भाग कहा जाता था. उदरंग और भाग गुप्ता पीरियड में क्या चीज़ थी? ये लैंड रेवेन्यू था. लैंड रेवेन्यू उदरंग और भाग है गुप्ता इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की, जो इरिगेशन टैक्स था वॉज नोन एज बेदाक भोग और उदक भाग. देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेदाक भोग एंड उदक भाग बहुत बहुत ज़्यादा उदरंग एंड भाग, उसके साथ साथ ये बेदाक भोग और उदक भाग ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए. यहाँ से सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है और दो नंबर आपको अगर अचीव हो जाता है. बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी होते हैं कि हाफ मार्क से भी किसी बच्चे का प्रीलिम्स रुक जाता है. तो कोशिश कीजिए यहाँ पे सभी पॉइंट्स को आप कह सकते हैं जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने की, उसके साथ साथ अपने माइंड में जो है इन बातों को रखने की, ताकि जैसे प्रीलिम्स में आपके सामने इन पॉइंट से क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए. एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे थे. यहाँ पे इरिगेशन टैक्स को जो है बेदाक भोग और उदक भाग कहा जा रहा था. अभी हम लोग ने देखा था उदरंग एंड हम भाग की बात कर रहे थे जिसे आप लैंड रेवेन्यू कह रहे थे. गुप्ता इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बेदाक भोग और उदक भाग जो है उसको इरिगेशन टैक्स कहा जाता है. हिरण्या की अगर हम बात करते हैं, हिरण्या
हिरण्या वॉज द कैश टैक्स इन द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में हिरण्या क्या था? हिरण्या जो कैश टैक्स था, बेदाक भोग और उदक भाग जो है इरिगेशन टैक्स था, उद्रंग और भाग की हम बात करते हैं, ये बच्चों ये लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, लैंड टैक्स वॉज कॉल्ड उद्रंग इन द गुप्त इंस्क्रिप्शन। गुप्त इंस्क्रिप्शन से हमको क्या पता चलता है कि लैंड टैक्स जो है उसे हम उद्रंग कहते हैं। ठीक है, उपरनिका की अगर हम बात करते हैं, उपरनिका वॉज अ टैक्स ऑन फार्मर्स लिविंग ऑन द बॉर्डर लैंड। देख सकते हैं कितने प्रकार के टैक्सेस एंड रेवेन्यूज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पैराग्राफ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपरनिका की हम बात कर रहे थे, जो बॉर्डर लैंड पे जो भी फार्मर्स रह रहे थे उनको वो जो टैक्स पे कर रहे थे, दैट टैक्स वाज कॉल्ड एज और नोन एज अ उपरनिका। उपरनिका, उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगली पॉइंट्स के बारे में। इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्र स्पोक इन द प्राकृत लैंग्वेज। देख सकते हैं आप, जो अगर आप गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, जो संस्कृत ड्रामा से जो संस्कृत प्लेस थे वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत प्लेस में लिखा हुआ है गुप्ता पीरियड में कि जो वुमेन थी और जो शूद्र थे वो प्राकृत भाषा बोल रहे थे, और जो अपर क्लास के लोग थे, अपर वर्णास के लोग थे, वो संस्कृत बोल रहे थे। तो देख सकते हैं हाई कास्ट के लोग जो है, अपर कास्ट के लोग यहाँ पे संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे थे। वहीं जब हम शूद्र की बात कर रहे थे, जब हम औरतों की बात कर रहे थे, महिलाएं और शूद्र जो है प्राकृत भाषा का यूज कर रही थी। ध्यान रखिएगा, इन गुप्त पीरियड संस्कृत प्लेज women and shudra spoke which language? They used to spoke प्राकृत लैंग्वेज। अपर क्लास के लोग या फिर अपर वर्ण के लोग क्या स्पीक कर रहे थे? संस्कृत लैंग्वेज को यूज कर रहे थे। एक्सेप्ट फॉर वैदिक एज द सिचुएशन ऑफ वुमेन वॉज नेवर गुड इन द एंशियंट इंडिया। वैदिक पीरियड को छोड़ कर गए, देखिए वैदिक पीरियड के बारे में अभी हमें पढ़ना बाकी है। वैदिक पीरियड एंड आप कह सकते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ये दो चैप्टर्स जो है अभी हमारे छूटे हुए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। एक्सेप्ट फॉर द वैदिक एज द सिचुएशन ऑफ वुमेन वॉज नेवर गुड इन द एंशियंट इंडिया। देख सकते हैं आप क्या लिखा, वैदिक पीरियड को छोड़ करके प्राचीन भारत में औरतों की जो सिचुएशन थी, वुमेन्स की जो सिचुएशन थी, वो कभी भी सही नहीं थी। एक्सेप्ट फॉर द वैदिक एज इन द एज ऑफ गुप्त, मौर्य एंड चोला द एविडेंस ऑफ इन्फीरियर सिचुएशन ऑफ वुमेन हैज बीन फाउंड। देख सकते हैं आप, गुप्त पीरियड हो चाहे मौर्य पीरियड हो चाहे चोलास का टाइम हो, इन सब के समय जो है हमें एविडेंस मिलता है कि जो औरतों की स्थिति थी बच्चों वो इन्फीरियर थी। द सिचुएशन ऑफ वुमेन विद मैन कैन नॉट बी कम्पेयर टू एनी एज। तो यही कारण है कि जब हमारी पोजीशन, जो औरतों की पोजीशन थी, वुमेन की जो पोजीशन थी, वो हमेशा इन्फीरियर ही थी। तो इस कारण जो हम कभी भी किसी एज में आप कह सकते हैं वुमेन्स को जो है मैन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन तो तब होगा जब आप दोनों को इक्वल देखेंगे। मृक्ष कटिका की हम बात करते हैं, तो मृक्ष कटिका रिटन बाय द शूद्रक। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिटरेचर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, आर्ट एंड लिटरेचर में, बुक्स एंड लिटरेचर में। मृक्ष कटिका किसके द्वारा लिखा गया है? मृक्ष कटिका जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। अब इस मृक्ष कटिका में आखिर शूद्रक के द्वारा क्या बताने की कोशिश की जा रही थी? टेल्स अबाउट द चेंज इन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो देख सकते हैं बच्चों, मृक्ष कटिका में शूद्रक के द्वारा क्या बताया जा रहा था कि किस प्रकार से समाज में, प्रशासन में जो है चेंज होगा। प्रशासन, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जो हमारा समाज है, उसमें किस प्रकार से जो है चेंज हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे गुप्ता पीरियड में। मृक्ष कटिका रिटन बाय द शूद्रक टेल्स अबाउट द चेंज इन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, This text deals with the love story of the Charudat, a rich merchant, with the Vasant Sena, daughter of the Korsan। तो देख सकते हैं मृक्ष कटिका जिसको शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। ठीक, यहाँ पे जो है सोसाइटी में क्या चेंज था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या चेंज था, यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने चारुदत्त और वसंत सेना की लव स्टोरी के बारे में भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, किसमें? मृक्ष कटिका में। ध्यान रखिएगा आप लोग, चारुदत्त, लव स्टोरी ऑफ चारुदत्त एंड अ रिच मर्चेंट विद द वसंत सेना, डॉटर ऑफ द कोर्सन। देख सकते हैं चारुदत्त रिच मर्चेंट विद द वसंत सेना, डॉटर ऑफ द कोर्सन। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज मोनार्कियल।
The ruler of the Gupta Empire was monarchical. Unlike other rulers, the Gupta rulers believed in their divine origin. तो देख सकते हैं गुप्ता रूलर जो है बिलीव करते थे in the divine origin. The Gupta rulers expanded the tradition of donation of the land. अभी हम लोगों ने डोनेशन ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा था. द नेचर ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट सेंट्रलाइज्ड एंड कंजर्वेटिव. जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो जो सेंट्रलाइज नहीं था, कंजर्वेटिव नहीं था. द गुप्ता किंग वॉज द किंग ऑफ मेनी स्मॉल किंग्स. उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं. द फ्यूडल देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अभी थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा का पूरा बचा ही हुआ है हमारा. ये हम PYQs का जस्ट कवर कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपको अभी हम जैसे PYQs को सॉल्व करेंगे चीज़ें देखने को मिलेंगी. द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड नोन एज चतुरंग. तो देखिए चतुरंग, अब सभी लोग को पता चतुरंग क्या है, तो चतुरंग के बारे में पूछ सकता है. व्हाट वाज चतुरंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. तो चतुरंग को हम चेस कहते हैं. तो ये जो चेस का ओरिजिनेशन था बच्चों, जो गेम ऑफ चेस था ओरिजिनेट हुआ था भारत में गुप्ता पीरियड में. और इसको किस नाम से तब जाना जा रहा था, चतुरंग के नाम से हम जानते थे. ये जो है ईरान पहुंचता है, देन यूरोप पहुंचता है इंडिया से. तो एक क्वेश्चन और बन रहा. पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि चतुरंग वो कौन सा गेम था जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में गुप्ता पीरियड में, तो उसे जो है हम चेस कहते थे. या फिर गेम ऑफ चेस जो कि ओरिजिनेट होता है इंडिया में गुप्ता पीरियड में, उसे किस नाम से जाना जा रहा था, उसे हम चतुरंग के नाम से जान रहे थे. अगला पॉइंट ये है कि वो कौन सा खेल रहता है, कौन सा गेम रहता है जो ईरान उसके बाद यूरोप पहुंचता है भारत से गुप्ता पीरियड में, जिसका ओरिजिनेशन जो है गुप्ता पीरियड में होता है. तो हम चतुरंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हम चेस की बात कर रहे हैं. अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है. प्रवर सेन प्रथम द रूलर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी पीरियड. देखिए द प्रवरसेन प्रथम फर्स्ट 275 से लेकर 335 AD. इस पीरियड को याद रखिएगा. हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दे कि प्रवरसेन फर्स्ट का जो है ड्यूरेशन क्या था, जो कि वाकाटक डायनेस्टी का रूलर रहता है. तो रूलर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट वाकाटक रूलर हु कॉल्ड हिमसेल्फ सम्राट. तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने बन गया कि वाकाटक डायनेस्टी का वो कौन सा रूलर रहता है जो खुद को, वो कौन सा फर्स्ट रूलर रहता है वाकाटक डायनेस्टी का जो खुद को सम्राट कहता है. तो प्रवरसेन फर्स्ट जो है वाकाटक डायनेस्टी का वो प्रथम रूलर रहता है जो खुद को सम्राट कहता है. वाकाटक रूलर प्रवरसेन फर्स्ट कंडक्टेड 4 अश्वमेध यज्ञ. ठीक है, अब देख सकते हैं प्रवरसेन फर्स्ट जिसने खुद को सम्राट कहा था, उसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं बच्चों. Along with this, he also made many Vedic sacrifices. Emperor Pravarsin II of the same dynasty was interested in literature. देखिए प्रवरसेन फर्स्ट की हम लोगों ने अभी बात की, उसके बाद हम प्रवरसेन सेकंड की जब हम बात करते हैं तो ये जो है इसका इंटरेस्ट जो है लिटरेचर में था. ही कंपोज्ड ट्रीटीज कॉल्ड सेतुबंध. तो सेतुबंध किसके द्वारा कंपोज किया गया था, सेतुबंध प्रवरसेन सेकंड के द्वारा. यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रवरसेन फर्स्ट भी ऑप्शन में दे देगा, प्रवरसेन थर्ड भी ऑप्शन में दे देगा, बट आपको पता होना चाहिए सेतुबंध को कंपोज करने वाले प्रवरसेन सेकंड होते हैं. ये वाकाटक डायनेस्टी के ही रूलर होते हैं. हिंदू फिलॉसफी refers to a group of darshans that emerged in ancient India. The mainstream Hindu philosophy includes 6 systems. देख सकते हैं सदर्शन जो मेन स्ट्रीम हिंदू फिलॉसफी की, उसमें 6 दर्शन आपको सदर्शन देखने को मिलेंगे. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. इसके बारे में जो है
हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट हम जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए उसमें जो है जब हम अगला आप कह सकते हैं अगले सेशन में हम सांख्य फिलॉसफी के बारे में, देन योग फिलॉसफी, देन न्याय, देन वशिष्ठ, देन मीमांसा, देन आप कह सकते हैं वेदांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आप कह सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो सांख्य दर्शन के बारे में ही जो है। सांख्य दर्शन इज वन द मोस्ट एंशिएंट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ इंडिया। महर्षि कपिल इज नोन एज आचार्य ऑफ सांख्य दर्शन। देखिए देख सकते हैं हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महर्षि कपिल की, तो कपिल जो है आचार्य थे सांख्य दर्शन के या फिर सांख्य फिलोसफी के। इसी प्रकार से पूछता है कि योग फिलोसफी या योग दर्शन के कौन जो है आचार्य होते हैं, न्याय दर्शन के कौन आचार्य हैं, या फिर वशिष्ठ, मीमांसा, वेदांता, इन सब से जुड़ा हुआ जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो ये पहले तो 6 नाम याद रखिए आप लोग की, वो कौन कौन से 6 सिस्टम है या फिर सदर्शन षड दर्शन है हिंदू फिलॉसफी के, सांख्य, योग, न्याय, वशिष्ठ, मीमांसा एंड वेदांता। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे। रिमेनिंग पॉइंट्स को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सेशन में सभी चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। which dynasty was distracted the most by the Hun invasion। तो देखिए क्या कह रहा है, वो कौन सी डायनेस्टी होती है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है हुन इन्वेजन से। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम गुप्त की बात कर रहे हैं। गुप्त डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रक्टेड द मोस्ट बाय द हुन इन्वेजन। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ एक बार हम मूव करते हैं। The first invasion of Hun took place during the reign of Skandagupta, and Huns were comprehensively defeated by him। तो हम लोगों ने क्या देखा, हुनों का जो फर्स्ट इन्वेजन है वो स्कंदगुप्त के समय में होता है, और आपको देखने को मिलेगा उस समय जो हुन थे वो उनको जो है स्कंदगुप्त के द्वारा जो है पराजित होना पड़ता था। दिस इन्वेजन वॉज जस्ट लाइक अ रेड एंड देयर वॉज नॉट लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया, बट दिस इन्वेजन intensified the decline of Gupta Empire. Hun annexed many regions of the northwest in a transition period 5th to 6th century after the death of Skandagupta। तो आपको देखने को मिलेगा स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं से 6वीं शताब्दी में जो ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, इस बीच में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ पे जो बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर एनेक्स कर लिया जाता है हुन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 जो पढ़ा उसी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 16 भी। एंड मैंने आप लोगों को हर सेशन में एक बात कही है कि सपोज जैसे हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। जो भी हम PYQs सॉल्व कर रहे हैं जहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया, अगर हम उन एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हैं तो उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो भी कमिंग क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर जो है पहले वाले क्वेश्चन में ही होते हैं। जैसे कि 16 वाले का आंसर जो है 15 के आंसर में ही छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, द हुन इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्या चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त या फिर जो है बुद्धगुप्त, इनमें से किसके समय में हुनों का इन्वेजन भारत पर होता है। तो स्कंदगुप्त के समय में हुन इन्वेडेड इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी 15 पे ही आधारित है, 16 भी उसी पे आधारित था। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है 15 पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कनकर्ड हुन। देख सकते हैं अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि क्वेश्चन नंबर 16 था कि कौन सा वो हुन जो है भारत में किसके पीरियड में इन्वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट बस चेंज किया गया है, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सा वो गुप्त रूलर होता है जो हुन पे विजय प्राप्त करता है।
तो चंद्रगुप्त सॉरी स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त रूलर होता है, हु कनकड़ हूण। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे जीत की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है वो कौन सा गुप्त एम्परर गुप्त रूलर होता है जो हूणों को हराता है। तो अभी भी हमारा क्या आंसर होगा, स्कंदगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स डिफीटेड हून्स। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने क्या देखा था, विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रक्टेड द मोस्ट बाय द हूण इन्वेजन। देन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 देखा, हूण इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। 17 की हम बात करते हैं, 17 में था कि हु अमंग द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स कनकड़ हूण। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने देखा कि गुप्त एम्परर वो कौन है जिन्होंने हूण को हराया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 आता है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स डिफीटेड हूण। तो सभी बच्चों को पता चल गया है, याद हो गया है, इसका सही आंसर स्कंदगुप्त। देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी, देन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, इन सभी जगह पे जो है ये स्कंदगुप्त एंड हूण से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसी पे आधारित जो है अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हूण। तो क्या कह रहा है कि इस किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूण को हराया गया था। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, या फिर मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन से, या फिर डी लिखा हुआ है बच्चों उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से। आप बताइए कि किस पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूण को हराया था। तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को हराया जाता है। देख सकते हैं आप यूपी आरओ प्री 2014 का ये क्वेश्चन है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट द प्लेस नोन एज भीतरी इन सैदपुर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। ये हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीतरी नामक जगह पर है। The description of the war between स्कंदगुप्त एंड हूण इज मेंशन इन द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। इसी भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है स्कंदगुप्त रूलर स्कंदगुप्त और हूण के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मेंशन किया गया है। इट इज नोट वर्दी दैट द फर्स्ट इंडियन इन्वेजन ऑफ हूण टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ स्कंदगुप्त। अब आप लोग को याद भी हो गया होगा, इन विच हूण्स वर बैडली डिफीटेड बाय द स्कंदगुप्त। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, विच वन एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो वॉज नॉट दैट कॉज। तो देखिए क्या कह रहा है कि बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कारण जो गुप्त एम्पायर का पतन होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें से जो है वो 4 ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है कारण नहीं बनता है फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ए हूण इन्वेजन, बी फ्यूडल सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन, सी एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय द लेटर गुप्ताज, एंड डी लिखा हुआ अरब इन्वेजन। देख सकते हैं आप ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन 2012 का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अरब इन्वेजन ये जो है कारण नहीं बनता है फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। क्यों? क्योंकि जो अरबों का इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है, वो मेडिवल एरा की बात होती है, बट करेंटली हम जो है एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अरब्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ ड्यूरिंग द मेडिवल एरा मच लेटर आफ्टर डाउनफॉल ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्त वंश के पतन के बहुत सालों के बाद जो है अरबों का इन्वेजन होता है मेडिवल एरा में। और ये जो हम गुप्त पीरियड की बात कर रहे हैं, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हु इज नोन एज शक कनकरर। तो किस राजा को जो है, किस रूलर को है हम शक कनकरर कहते हैं। शक विजेता, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, एंड डी लिखा हुआ है कुमारगुप्त। देख सकते हैं यूपी UDA LDA प्री 2010 ये जो स्टेटमेंट था अभी क्वेश्चन 21 का, उसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देखिए गुप्त रूलर जो चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं, विक्रमादित्य, इन्हें जो है हम शक कनकरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है शकों की शक्ति को जो है एलिमिनेट किया था बाय डिफीटिंग लास्ट शकिंग रुद्र सिंह
थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड को जो है इनको हरा करके इन्होंने शक पावर को एलिमिनेट किया था। दैट इज वाई चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ऑल्सो कॉल्ड एज शक कनकरर इन द फर्स्ट डिकेड। देख सकते हैं हियर अपने द टाइटल ऑफ द शकरी आफ्टर दिस विक्ट्री ही इशूड सिल्वर कॉइन्स रूपक ऑन दिस ओकेजन। तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा जब उन्होंने आखिरी शक रूलर रुद्र सिम्हा थर्ड को हराया था, तब इन्होंने शकरी एक टाइटल उपाधि को धारण किया था। और इस ओकेजन पे क्योंकि इन्होंने शक को हराया था, जो शक किंग थे रुद्र सिंह थर्ड उनको हराया था, तो इस ओकेजन पे जो इन्होंने चांदी के सिक्कों को इशू किया, दैट इज कॉल्ड एज अ रूपक, उसे हम रूपक कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन रहा है कि किस गुप्त रूलर के द्वारा सिल्वर कॉइन रूपक को इशू किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ, क्या कह सकते हैं आप, रुद्र सिंह लास्ट जो शक किंग होते हैं रुद्र सिंह थर्ड को हराने के ओकेजन पे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सेम जो क्वेश्चन नंबर 22 था उसी पे आधारित, जो अभी मैंने बोला था आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मींस 2010 क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, वो कौन से सिल्वर कॉइन को इशू किया गया था, क्या नाम था, उसको कहा गया था रूपक कहा गया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त सेकंड कुमारगुप्त। तो आप सभी लोग को पता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं, जिनको शक विजेता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट शक किंग रुद्र सिंह थर्ड को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी, देख सकते हैं आप यूपीएससी प्री 1999 का ये क्वेश्चन है। From the 3rd century AD, when the Hun invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on। तो देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द 3rd century AD, जब हुनों का इन्वेजन जो है एंड हो रहा था, when हुन इन्वेजन जब हुन इन्वेजन जो है एंड कर रहा था, एंडेड द रोमन एम्पायर, इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड मोर एंड मोर ऑन द अफ्रीकन ट्रेड, वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड एंड डी लिखा हुआ मिडल ईस्टर्न ट्रेड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड की। ठीक है, यहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स का जो है या इसके ऊपर डिपेंड हो गए थे व्हेन हुन इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर। तो देखिए क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, व्हेन हुन invasion ended the Roman Empire in the 3rd century AD, the Indian merchants relied more and more on the South East Asian trade। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट में जो हम इन सबों को बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। विच one of the following port was in use for the North Indian trade during the Gupta period। तो कह रहा इसमें से कौन सा जो है पोर्ट कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच, काम्बे, ई लिखा हुआ नन ऑफ द अबव एंड और मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें से क्या सही आंसर होगा, कौन सा पोर्ट या पोर्ट्स जो है यूज हो रहे थे गुप्ता पीरियड में फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो देखिए जब हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है बंगाल में ये जो ताम्रलिप्ति पोर्ट की हम बात कर रहे थे, ये जो है बंगाल का है। जो ताम्रलिप्ति पोर्ट था बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था फॉर विच वॉज यूज फॉर ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया। देखिए साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए, चाइना से, लंका से, जावा से, सुमात्रा से, यहाँ से ट्रेड करने के लिए ये ताम्रलिप्ति पोर्ट जो है इम्पॉर्टेंट था। वहीं जब हम बात करते हैं ये भरोच की जो आप बात करें, जिसे आप भीरू कक्ष भी कहते हैं, ये जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट था वेस्टर्न इंडिया से ट्रेड करने के लिए। इट वॉज इम्पॉर्टेंट द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम वेयर, जहाँ से जो है ट्रेड हो रहा था नॉर्थ इंडिया का विद द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हम भरोच की बात कर रहे हैं। कट अब गुप्ता पीरियड की जो हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेड जो है वो हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड की बात करें, इसका मतलब जो ताम्रलिप्ति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था इस पीरियड का। बट जब हम भरोच की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, काम्बे की बात करेंगे, ये भी जो है यूज हो रहा था नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है कोई एक ऑप्शन ताम्रलिप्ति को आप
नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन जो है सही है, यानी कि ई जो है हमारा सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन 26, विच वन द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो देखिए क्या कह रहा है कि नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए कौन सा पोर्ट, ताम्रलिप्ति, भरूच या कल्याण या कॉम्बे, एक कैम्बे, इसमें से कौन सा पोर्ट जो है हैंडल करत नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ताम्रलिप्ति पोर्ट, जो कि बंगाल में है। ताम्रलिप्ति पोर्ट इन बंगाल वॉज अ प्रोमिनेंट पोर्ट। देख सकते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 25 था वो जो है बीपीएससी के 2019 का क्वेश्चन था। वहीं जब क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं उसी क्वेश्चन पे आधारित है, ये यूपीएससी के 1999 का क्वेश्चन है। तो ताम्रलिप्ति हमारे यहाँ पे सही आंसर वॉज अ प्रोमिनेंट पोर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जहाँ से ट्रेड हो रहा था। ट्रेड वॉज कंडक्टेड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एज वेल एज नॉर्थ नदर्न इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट के पास भी, वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम कोस्ट की हम बात करेंगे, वहाँ भी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे वो कौन कौन से थे, भृगु, भृगु कक्ष जिसे आप भरोच कह रहे हैं, फ्रॉम वेयर गुप्ता रूलर्स यूज टू ट्रेड विद द वेस्टर्न कंट्रीज। एक बार जो है हम क्वेश्चन नंबर 25 को जो है फिर से देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, विच ऑन द फॉलोइंग पोर्ट वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या था, मोर देन वन। ठीक है, चलिए बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने किया। एक बार क्वेश्चन नंबर 27 भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 25 और 26 पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑन द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो आप सभी लोग को पता है यहाँ पे हम ताम्रलिप्ति की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जो है यूपीपीएससी RI 2014 का पेपर क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। रिमेनिंग पॉइंट्स को जो जिस्ट है उसके साथ जो रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के, एक मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस यहाँ इस लेक्चर में इस टॉपिक से है हमारे पास। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे 143 टोटल 143 क्वेश्चन हैं। तो आप कह सकते हैं 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। लेक्चर आप कह सकते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस लेक्चर को जो भी लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ उन सभी लेक्चर्स को जितना मैक्सिमम हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके। चलिए सेशन को यहीं पे हम wind up करते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।